बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? लास्ट लेक्चर कैसा रहा? लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक था सिस्टम के बारे में, SDLC, जिसमें हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें कुछ स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जिन 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए सिस्टम कंप्लीट होता है और फिर जाके एक नया सिस्टम जो है वो सामने आता है और उस पर काम किया जाता है। वो सिस्टम क्यों बनता है, उसके रीजंस क्या होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उन सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था। वो जो 7 स्टेप्स थे, उन 7 स्टेप्स को हम लोग इंशाल्लाह अब नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। जिसमें सबसे पहले हमें ये पता था कि SDLC क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसी सीरीज़ है जिनको फॉलो करते हुए हम एक कामयाब सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बनाते हैं, ताकि हमारी वर्किंग जो है वो प्रॉपर हो सके। जैसे कि पहले भी आपको बताया था, सिस्टम को हम आम लफ्ज़ों में सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं कि अगर हम ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर हमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है और नया सिस्टम बनाने की, नया प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए हमें 7 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप था हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि ऑलरेडी हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, एक प्रोग्राम मौजूद है, हम उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हम डिमांड कर देते हैं कि नहीं, ये हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा, या हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम डायरेक्ट नया प्रोग्राम नहीं कर लेते। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि घर पे अगर आपका एक रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाए तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि भाई हमने फ़ौरन नया लेना है। हम कोशिश करते हैं, पहले हमारे घर के बड़े हैं या जिनके हाथों में घर का निज़ाम होता है, वो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या आया इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं या नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो फाइनल करते हैं कि हमें नए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत है, हम उसको बाय करेंगे या इसी को ठीक करवाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो सिस्टम की बात करें, SDLC के बारे में बात करें, तो उसमें भी जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है कि ये सबसे पहली फेज है, जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम मौजूद है उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, और उसका जो मकसद होता है, बुनियादी मकसद, वो क्या होता है कि हम सिस्टम में ये चीज़ें मालूम कर सकें। वो चीज़ें क्या थी? सबसे पहले हमारे पास थी सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन अगर हम इसकी टर्म को भी के मीनिंग से देखें तो तब भी हमें क्लियर हो रहा है कि जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम उसको आइडेंटिफाई करें, उसको देखें, चेक करें कि वो सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या वर्किंग हो रही है, वो आखिर उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ी है। तो ये फेज़ हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि देख सकें कि नए सिस्टम की जो ज़रूरत है वो क्यों है। हर स्टेप जो इसमें किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें हम लोग जो है वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम का स्कोप, सिस्टम का लेवल देखना पड़ता है कि हम लोग जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं वो इस स्टेज के ऊपर वो किस लेवल का होगा। ठीक है, इसके क्योंकि समटाइम वही रेफ्रिजरेटर की बार बार एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि जैसे सपोज हमारे पास वो फ्रिज वाकई ही खराब हो गई है, अब हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम नए सिस्टम के लिए भी देखते हैं, नई रेफ्रिजरेटर के लिए देखते हैं कि हमारा बजट कितना है। हम लोग फ़ौरन कह देते हैं हमने तो फलां कंपनी की जो है वो बड़ी वाली फ्रिज लेनी है, इस कलर की फ्रिज लेनी है, लेकिन क्या वो डिमांड तो आपके सामने आ जाती है। आपके घर के जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि आखिर उनका बजट भी है इतना, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके मुताबिक भी डिसीजन लिया जाता है ना। तो इसी तरीके से जब हम सिस्टम नया इंट्रोड्यूस करवाने जाते हैं तो सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि उसका लेवल क्या है। ठीक है, कि क्या वो हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, यानी उसका आप ये कह सकते हैं कि उसमें कोई फाइनेंशियल या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही। यानी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, हमारे पास सारी अथॉरिटीज़ नहीं होती, कहीं ना कहीं पे हमारे पास जो है वो लीगल अथॉरिटीज़ भी रह जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं, या एक कंपनी के लिए अगर हम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं तो उस कंपनी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हमें फॉलो करने के साथ साथ हमें वो जो है सॉफ्टवेयर या अपना सिस्टम जो है वो बनाना पड़ता है। तो ये सिस्टम का स्कोप होता है जहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हम सिस्टम नया बनाने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा, उसका लेवल क्या होगा, हमारी लिमिटेशंस उसमें क्या होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्टरनेट सोल्यूशन। अल्टरनेट सोल्यूशंस का होता है मुतबादिल हल। तो मुतबादिल हल का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम को हम बहुत से तरीकों से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर की ही एग्जांपल लेंगे तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग डिमांड तो कर देते हैं कि भाई हमने नया रेफ्रिजरेटर लेना है, लेकिन घर वाले पहले देखते हैं कि क्या पुराना ठीक होगा।
तो पुराना अगर ठीक हो जाए तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको चलाते हैं और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अपना बजट जमा करते हैं ताकि हम थोड़े टाइम तक नहीं ले लें, ताकि हमें दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। इसी तरीके से अल्टरनेट सोल्यूशन एक सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, स्टेप के अंदर तमाम वो जो मुमकिन वे तरीक़ाकार होते हैं जो एक सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन देखा जाता है कि जिसमें जैसे सपोज मैंने आपको बताया ना कि अगर हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर भी लेना हो तो अगर हम एक सिटी की मेन मार्केट से अगर उसको लेते हैं तो आपको पता है कि उसकी जो चार्जेस होते हैं वो और होते हैं। अगर हम वही मॉडल किसी और जगह से साइड वाली मार्केट से लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से जो अल्टरनेट सोल्यूशन होते हैं वो मुतबादिल हल होते हैं कि एक सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास उसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं, मुख्तलिफ वेज होते हैं। उन वेज में से वो बेस्ट सोल्यूशन निकालना जो कि पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी कर रहा हो, पूरा भी कर रहा हो, और साथ ही साथ एक कंपनी के लिए, एक इदारे के लिए जिसके लिए वो सिस्टम बन रहा है उसके लिए वो काबिले जो है वो बनाने के लिए आसान भी हो। तो ये हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस आ जाता है कि जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो एक सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं वो सबके लिए बेहतरीन तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। फिर आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये हमारे पास क्या फिजिबल लफ्ज़ से निकला हुआ है, फिजिबल, जो कि मुमकिन हमारे पास होता है। तो हम जब सिस्टम को उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो जैसे जैसे हम एक एक स्टेप में मार रहे हैं वहाँ पे हर एक जगह पे एक पॉइंट का ख्याल रखा जा रहा है कि ऐसे सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा नया सिस्टम बनाया जाए जो कि सबके लिए अफोर्डेबल भी हो, काबिल इस्तेमाल भी हो, जिसमें कम से कम बजट भी लगे और कोई इशू ना आए। तो ये हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि जब हम एक सिस्टम बना रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स के अंदर या उसकी सारी स्टडी के अंदर वो तमाम तरीक़ाकार देखे जाते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक इदारे के लिए एक्सेप्टेबल भी हों, काबिल कबूल भी हों और अफोर्डेबल भी हों। और उसमें देखा जाता है कि जो हम सिस्टम नया बनाना जा रहे हैं वो फिजिबल हो, यानी उसमें तमाम जितने भी हम स्टेप्स ले रहे हैं वो मुमकिन भी हों किसी भी इदारे के लिए बनाने के लिए। तो ये डिसीजन जो है डिपेंड करता है हमारे पास टाइम लिमिट्स के ऊपर। जैसे सपोज हम लोग एक नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं और हमारे पास उसको इस्तेमाल करने के लिए टाइम बहुत कम है, यानी हमें फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना होता है। तो हमारे पास सपोज 8 दिन का टाइम है, तो जब नया सिस्टम बनाया जा रहा होता है तो उसके अंदर ये भी स्टेप्स में देखा जाता है कि क्या ये सिस्टम 8 दिन के अंदर बन जाएगा, हम इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके इसको मार्केट में दे देंगे या लोगों को दे देंगे जिस इदारे के लिए हम लोग ये सिस्टम बना रहे हैं, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट के लिए या जिसके लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है उसको फुलफिल कर सके। तो ऐसे ही बहुत से मामला होते हैं, एक बजट के अंदर, एक टाइम लिमिट के अंदर दे के फिर उसके बाद डिसीजन किया जाता है कि हाँ हम नया सिस्टम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अभी तक हमने जितने स्टेप्स किए हैं, सिस्टम को आइडेंटिफाई किया, उसका स्कोप देखा, फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देखे, फिर उसके बाद फिजिबल स्टडी उसकी देखी, और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रीलिमिनरी प्लान के ऊपर जिसमें ये जितनी भी हमने चीज़ें लिखी होती हैं या चेक की होती हैं, 4 स्टेप्स देखे होते हैं, इनमें जितना भी हम लोगों को ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो भी हमें डाटा कलेक्ट होता है, जो रिपोर्ट बनती है, उसको हम रिटन फॉर्म के अंदर लेके एक प्लान की सूरत में सामने ले आते हैं ताकि जो हायर मैनेजमेंट के लोग हैं या जिन्होंने इसका अप्रूवल देना है हम उसको चेक करवा सकें, और चेक करवाने के बाद फिर उसके बाद अगला जो है वो अपना स्टेप स्टार्ट कर सके। तो इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, और इसी वजह से कहते हैं ताकि इसमें जितने भी हम लोगों ने अभी तक स्टेप्स देखे होते हैं, या आपसे कहा जाता है ना कि बताएं आपने अभी तक ये क्लास पढ़ी है तो इस क्लास के कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इसमें क्या क्या आपको प्लस पॉइंट मिले हैं, आपने इसमें क्या क्या सीखा है, तो वो आप सारे चीज़ें चेक करने के बाद एंड पे एक रिटर्न में बना के फिर सबमिट करवाते हैं। ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से आपके पास जो प्रीलिमिनरी प्लान आता है आपके सामने, उसमें जितनी भी अभी तक आपने जांच पड़ताल की होती है एक नए सिस्टम के बारे में, उसको रिटर्न फॉर्म के अंदर लेके आते हैं। इसी वजह से इसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी कहा जाता है, और ये उस डिपार्टमेंट के जो हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनको सबमिट करवाया जाता है। वो इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद अगला डिसीजन रखते हैं कि आया ये जो रिपोर्ट हमारी बनी है एक सिस्टम के बारे में, क्या वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियां मज़ीद हो सकती हैं, या हम इस सिस्टम को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब इस प्रीलिमिनरी प्लान या फिजिबिलिटी रिपोर्ट को चेक किया जाता है, अगर वो ओके हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है सिस्टम एनालिसिस फेज। तो हम इसमें एनालाइज करते हैं सिस्टम को SDLC में, जिसमें ऑलरेडी जो हमारे पास करंट सिस्टम है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं उसको एनालाइज किया जाता है बाकायदा डिटेल के साथ, और फिर देखा जाता है कि क्या इस सिस्टम में वाकई नए सिस्टम की ज़रूरत है या हम इसी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स करके इससे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमें नई मज़ीद चीज़ें चाहिए, उसको फुलफ़िल कर सकते हैं।
तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो नीड एनालिसिस आता है, यानी पहले हमने मैन्युअल इन्वेस्टिगेशंस की, हमने जांच पड़ताल की कि नया सिस्टम हमें चाहिए तो क्यों चाहिए और किन बुनियादों पे चाहिए, उसकी रिपोर्ट बन गई। अब हम आगे चले गए सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर, जिसमें ऑलरेडी जो हम सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट बिजनेस सिस्टम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको स्टडी किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्टेप नीड एनालिसिस। सबसे पहले देखा जाता है, इसको रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, और रिक्वायरमेंट से मुराद कि अगर अब मैंने बता दिया कि भाई मैं इस सिस्टम पे अच्छे से काम नहीं कर पा रही, मुझे तो नए सिस्टम की ज़रूरत है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, बाकायदा लोग आते हैं, उसको देखते हैं, और फिर उसके बाद उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है यूज़र से, मैनेजर से, उनसे उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, और फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो करंट सिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या कमी बेशी आई हैं जिसकी वजह से एक नए सिस्टम की डिमांड सामने आई है। वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स को बाकायदा जांचा जाता है, चेक किया जाता है, और फिर हम आगे चलते हैं डाटा गैदरिंग टेक्निक्स के ऊपर। यानी जब आप एनालाइज कर रहे हैं, कोई आपका सर्वे करता है या आपकी रिपोर्ट चेक करता है, तो रिपोर्ट चेक करने के बाद बाकायदा जितने भी उस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की जाती हैं, ठीक है। तो वो मालूमात इकट्ठी करने के जो तरीकाकार हैं वो डाटा गैदरिंग टेक्निक्स कहलाते हैं, जो कि हमारे पास 5 टेक्निक्स होती हैं, ABCDE, जिसमें सबसे पहले देखा जाता है रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग अपने सिस्टम के बारे में, तो जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है हम उसके क्या देखते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। जैसे सपोज आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्ट है वो परचेज करते हैं, तो आपको एक कैटलॉग मिलती है उसके साथ, ताकि अगर आप उसकी वर्किंग को नहीं समझ पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको स्टडी कर सके। इसी तरीके से जो हमारे पास सिस्टम मौजूद होता है उसके बारे में बाकायदा डिटेल्ड कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, जो तज्जिया कर रहे होते हैं, जो सारी की सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे होते हैं एनालिसिस के दौरान, वो क्या करते हैं, उस सिस्टम के बारे में जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको चेक करते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं हमारे पास, एक बेहतरीन जरिया होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हम अपने सिस्टम को बाकायदा तौर पर जो है वो किसी के सामने रख सकते हैं कि वो उसको देख सकें, स्टडी कर सकें, चेक कर सकें, और फिर बता सकें कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो ये रिटन डॉक्यूमेंट सिस्टम जो करंट सिस्टम है, ये एक बेहतरीन जरिया होते हैं किसी भी सिस्टम को जांचने का। ये डॉक्यूमेंट्स किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये रिपोर्ट्स की सूरत में भी हो सकते हैं, फॉर्म्स की सूरत में भी हो सकते हैं, बिजनेस प्लान्स की सूरत में भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपल ये नहीं कि लिखा जाए, नहीं, बल्कि काफ़ी इसकी जो शेप्स होती हैं आपके सामने डायरेक्ट समझने के लिए, जैसे ग्राफिकल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने एक उसके कुछ फीचर्स बता दिए जाते हैं, कुछ में फिगर्स बना के उसमें बता दिया जाता है कि इस तरह से, तो ये डिफरेंट चीज़ों के सूरत में जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं। आगे डाटा गैदरिंग टेक्निक्स में डाटा कलेक्ट करने के जो तरीकाकार है उसमें जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इंटरव्यूइंग। इंटरव्यू से मुराद इंटरव्यू करना, जैसे सवाल जवाब करना किसी से लाइव। जैसे मैं एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में जो है वो तकरीबन 60-70 लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये डिमांड की है कि भाई हमें एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ रही है। तो वो क्या करेगा, एनालिस्ट सारों से इंटरव्यू करेगा, सारों से अगर पॉसिबल नहीं तो 60-70 में से तकरीबन 10 से 20 लोगों से जो है वो क्वेश्चंस करेगा। इंटरव्यू से मुराद क्या होता है, आमने सामने बैठ के आप एक दूसरे के बारे में मतलब डिस्कस करते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में। तो वो सिस्टम जो ऑलरेडी आप एक करंट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहा होता है वो क्या करता है, वो उसके बारे में सवालात करता है जो सिस्टम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उन सवालात में उस सिस्टम के बारे में तमाम चीज़ें मालूमात मौजूद होती हैं जो कि उसमें अपना काम कर रहे होते हैं। उस काम के दौरान अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस आई जिनकी वजह से वो सिस्टम नए डिमांड कर रहे हैं, तो वो उन क्वेश्चंस के बारे में, उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी उनसे क्वेश्चंस की जाते हैं। तो एक लाइव सेशन होता है जिसमें आमने सामने बैठ के जो है उन लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चनिंग की जाती है। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एनालिस्ट को भी और जो लोग इसके बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें भी, कि जो क्वेश्चंस किए जाएं या जो आंसर्स किए जाएं वो टू द पॉइंट होने चाहिए और रेलेवेंट होने चाहिए उस डिमांड के साथ जिसकी वजह से ये एनालिसिस करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। और वो हमारा मेन क्या पॉइंट होता है, वो हमारा मेन पॉइंट होता है कि नए सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये पुराना सिस्टम क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहा कि हमें नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है टर्म, हम जो थर्ड टेक्निक आती है डाटा कलेक्ट करने की, वो होती है क्वेश्चनेयर्स।
क्वेश्चनेयर्स से मुराद जैसे भी मैंने बताया कि अगर हमारे पास 60-70 एक डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो एनालिस्ट के लिए जो एनालिसिस कर रहा है उसके लिए इतना आसान नहीं होता कि हर एक पर्सन को बुलाए और उससे क्वेश्चंस करे, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है ना और बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या किया जाता है कि क्वेश्चनेयर्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना समटाइम एक सर्वे आता है, आप लोगों के घरों में भी आते हैं लोग कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उनके पास एक पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके ऊपर टिक लगा दिया जाता है। तो शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने की जो बेहतरीन टेक्निक है वो क्वेश्चनेयर्स बनाए जाते हैं, जिसमें प्रॉपर क्या किया जाता है, एक पेपर के ऊपर उस सिस्टम से रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं और उसके कुछ मुमकिन जवाबात नीचे लिखे जाते हैं। तो हमें वो क्वेश्चनेयर सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोगों को दे दिया जाता है, हम उसको पढ़ते हैं और अपनी समझ के मुताबिक या अपनी नोयत के मुताबिक उन क्वेश्चंस को आंसर्स करते हैं, वो क्वेश्चनेयर सबमिट करवा देते हैं। और एनालिस्ट के लिए आसान होता है कि फौरी उनको जो वो एनालाइज करे और एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फाइनल रिपोर्ट तैयार कर सके, और ये कम टाइम के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बहुत से एनालिस्ट ऐसे आप लोग देखते हैं ना, हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई आर्मी की आंखें बड़ी तेज होती हैं, वो फौरन जज कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ये करप्ट है या एक बंदा जो है वो ये सिंपल शरीफ सा इंसान है। ऐसा है ना, आपने अक्सर ये चीज़ सुनी होगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है कि एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहा होता है वो अपने जो ड्यूरिंग विजिट होता है जिसमें उसने एनालिसिस करना होता है, तो वो क्या करता है अपने विजिट के दौरान चलते फिरते, जैसे आपके टीचर्स अक्सर आपके काम आपके लिखने से जज कर लेते हैं कि भाई आपको पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता, तो एनालिस्ट क्या करता है कि ड्यूरिंग विजिट अपने जब लोग उस करंट सिस्टम को यानी जो ऑलरेडी उनके पास सिस्टम मौजूद है उसको काम करने के दौरान लोगों का जो है वो जायजा लेते हैं, मुशाहिदा करता है और देखता है कि उस सिस्टम को। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम लोग एक ही चीज़ को बार बार करे जा रहे होते हैं, करे जा रहे होते हैं, वो चीज़ नहीं हो रही होती और बाद में हमें पता चलता है ओहो हमने तो इसकी तार ही नहीं थी लगाई हुई, हमने तो ये फलां चीज़ इसके साथ अटैच नहीं की हुई थी। तो ये क्या होती है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो एनालिस्ट का जो अगला स्टेप होता है डाटा कलेक्ट करने का वो होता है कि वो ऑब्जर्वेशन करता है, जो लोग काम कर रहे होते हैं करंट सिस्टम के अंदर, जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है, जो सॉफ्टवेयर मौजूद है, वो उसमें काम करते हुए लोगों को ऑब्जर्व करता है, मुशाहिदा करता है और देखता है कि आप वाकई इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए सिस्टम की ज़रूरत मौजूद है, या ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन वो ये भी चीज़ देखता है कि सिस्टम को इस्तेमाल ही गलत तरीके से किया जा रहा है। तो अगर सही तरीके से किया जाए तो तब भी एक रिपोर्ट सामने आ सकती है कि पता चल जाता है कि हाँ आया हमें वाकई नया सिस्टम चाहिए, और अगर नया सिस्टम चाहिए तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो साथ में शामिल होने चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डाटा गैदरिंग टेक्निक आ जाती है वो आ जाती है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से मुराद इसमें हम क्या करते हैं कि एक पूरे इदारे के जो लोग होते हैं जिसमें वो लोग करंट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें उनके कुछ ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि उससे जो है वो हम इंफॉर्मेशन अपनी मालूमात इकट्ठे किए जा सकें। और ये आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि बहुत से यूजर्स होते हैं ना, आप एक ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी एक सिटी के अंदर है तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी सिटी के अंदर है, तो हम सारों से डायरेक्ट जो है उनसे बात नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ लोगों के जो यूनिट हैं या ग्रुप्स उठा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके साथ बाकायदा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, और कम्युनिकेशन करने के दौरान उनसे इंटरेक्शन के दौरान उन लोगों से जो बाकायदा उसके लिए बेहतरीन हल है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग से मुराद जैसे इसकी एक एग्जांपल ये भी दी जा सकती है, जैसे हमने अभी बताया कि आपके घरों में अक्सर लोग सर्वे करने आते हैं प्रोडक्ट्स लेके, कोई मिल्क पैक को लेके आता है, कोई सर्फ को, कोई सोप को, कोई शैम्पू को लेके आता है। तो बेसिकली उनका क्या पर्पस होता है कि वो सैंपल डिवाइड करते हैं ताकि लोगों से एक तो उनकी नॉलेज, उनके यूजेस या उनके बारे में जो उनकी मालूमात हैं उसको इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने के बाद वो सैंपल कुछ लोगों तक देते हैं ताकि लोग उसको इस्तेमाल करके ये जज करने के बाद हमें बता सकें कि ये प्रोडक्ट हमारी वैल्यूएबल है या नहीं है। तो ये हमारे पास जो पॉइंट था वो था डाटा गैदरिंग टेक्निक्स का, जिसमें हम लोग 5 तरीक़ेकार से अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था रिटन डॉक्यूमेंट्स, हम रिटन उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, फिर लोगों से इंटरव्यू करते हैं, फिर हम क्वेश्चनियर्स के थ्रू जो है वो लोगों से डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन की जाती है, फिर उसके बाद सैम्पलिंग लोगों तक पहुंचाई जाती है, कुछ सिलेक्टिव लोगों तक, ताकि उसके बारे में बेहतरीन जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सके। फिर उसके बाद आप देखें कि जब डाटा हमारा कलेक्ट हो गया, यहाँ पे डाटा गैदरिंग टेक्निक से मुराद क्या था कि हम लोग अपना एक डाटा कलेक्ट कर सके जिसमें हम लोग एनालिसिस में सारा चेक कर सकें कि आखिर हमारा सिस्टम काम क्या कर रहा है। जब यहाँ तक हमारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, कलेक्ट होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं।
यानी यहाँ तक जो हमारा डाटा कलेक्ट हुआ, हम अब दोबारा से इसको क्या करते हैं, एनालिसिस फेज के अंदर लेके आते हैं, उसको दोबारा से एक ओवरव्यू देते हैं कि क्या हमने जो अभी तक डाटा कलेक्ट किया है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जितनी भी हमने इसमें एक रिपोर्ट बनाई थी वो एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई गलती ना हो, या डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सामने आती हैं, उसको दोबारा से एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद प्रॉपर उसकी एक टूल्स के थ्रू जो है बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जैसे उसमें फ्लो चार्ट्स, उसके डायग्राम्स, उसको इमेजेस के थ्रू या डायरेक्ट पॉइंट्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो डाटा एनालिसिस करने के बाद जब हमारे पास रिटर्न उसकी सारी के सारी डाटा की रिपोर्ट आ जाती है तो उसको हम कहते हैं एनालिसिस रिपोर्ट कहते हैं, क्योंकि हम कौन सा फेस कर रहे हैं, ये एनालिसिस का फेस कर रहे हैं। तो एनालिसिस के फेस में से गुजरने के बाद एंड पे हमारे पास जो उसकी रिपोर्ट बनेगी वो क्या कहलाएगी, एनालिसिस रिपोर्ट कहलाएगी, जिसमें सारे के सारे एनालिसिस फेज के सारे जो स्टेप्स हैं उनको जमा करके, उनका मजमुआ करके, उनको फाइनल जो है उसके कुछ स्टेप्स निकाले जाते हैं। ये नहीं कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाती है, बल्कि उसमें जितने पॉइंट्स निकलते हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस रिपोर्ट को जो है वो आपके जो मैनेजमेंट्स होते हैं या जिन्होंने फाइनल अप्रूवल देना होता है कि नया सिस्टम बनाना है, उनको सबमिट करवाई जाती है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मस्ट एक्सप्लेन होनी चाहिए इस रिपोर्ट के अंदर, और वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहले कि आपका जो सिस्टम, मौजूदा सिस्टम है, वो प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन हुआ हो, उसमें सारी की सारी उसकी चीज़ें जो बयान की गई हों, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको बयान किया जा रहा हो, जो ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है उसको पहले, सबसे पहले उसकी क्या पॉइंट्स हैं, फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या पॉइंट्स हैं, और फिर उसके बाद जो नया सिस्टम हम लोग लेके आना चाह रहे हैं जिसके बारे में आपको रिकमेंड किया गया है या लोग कह रहे हैं, आपके यूजर्स कह रहे हैं कि हमें नया सिस्टम चाहिए, उसकी जितने भी पॉइंट्स हैं कि क्यों उनकी ज़रूरत है नए सिस्टम की, और उसकी रिकमेंडेशन से मुराद होता है कि प्रॉपर सॉलिड पॉइंट्स होना कि हाँ वाकई हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये हमारे पास जो सेकंड पॉइंट होता है एनालिसिस फेज के अंदर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम की प्रॉपर वहां तक पहुंच जाते हैं कि हाँ हमें नया सिस्टम चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था एसडीएलसी के 2 पॉइंट्स, जिसमें हमने सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें नए सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट्स जो वो डिस्कस किए और उसकी रिपोर्ट बनाई। फिर उसके बाद हम लोग ये सिस्टम एनालिसिस फेज के अंदर, जिसमें हमारे पास जो मौजूदा सिस्टम था, करंट सिस्टम था, हमने उसके बारे में सारी की सारी डाटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट बनाई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी है, आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको मज़ीद वाइंड अप करेंगे। आप लोगों ने बेटा ये ज़रूर करना है, क्योंकि एसटीएलसी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास पेपर्स को भी चेक करें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर इसका कुछ ना कुछ पॉइंट आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसमें से कोई भी पॉइंट जो सिलेक्टिव बेस पे नहीं कर सकते। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यूज पे भी डिपेंड करता है, शॉर्ट क्वेश्चन पे भी और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी। तो अगले जो टॉपिक पे हम इंशाल्लाह इसके बाकी फेसेस को डिस्कस करेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि इसको साथ में स्टडी ज़रूर कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको और हमें इस सफ़र में कामयाबी अता करे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।